वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 3 पर। हमारा सवाल क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशन A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। ठीक है, यानी अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के जो युग्म हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। इस सवाल को हल करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि संगत युग्म या असंगत युग्म क्या होते हैं। संगत या असंगत युग्म की पहचान के लिए हम जो युग्म के जो दो समीकरण होते हैं उसके गुणांकों की तुलना करते हैं। यदि समीकरण के रैखिक समीकरण के युग्मों की जब हम तुलना करें गुणांकों की, और गुणांकों की तुलना करने के बाद में अगर हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों जो गुणांक हैं, अगर ये तीनों गुणांक या तो इन तीनों गुणांकों का जो अनुपात है या तो बराबर हो, या तीनों गुणांकों का जो अनुपात है A1, A2, B1, B2, C1 और C2, या तो तीनों गुणांकों का जो अनुपात है वो बराबर हो या तीनों गुणांकों का अनुपात ही बराबर नहीं हो। इन दोनों ही स्थितियों के अंदर जो हमारा जो युग्म होता है वो संगत होता है। ठीक है, अब लेकिन अगर A1, A2, B1, B2 और C1, C2
अगर तीनों बराबर हैं या तीनों बराबर नहीं हैं तब तो युग्म हो गया संगत। कैसा हो गया? संगत, यानी कंसिस्टेंट। लेकिन अगर तीनों में से पहला ए और बी इन दोनों का अनुपात बराबर हो लेकिन सी का अनुपात बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो गया? ये हो गया असंगत, इनकंसिस्टेंट। संगत और असंगत की पहचान के बाद हम आपको ये बता दें कि जो भी संगत युग्म होते हैं, इन संगत युग्मों का कोई ना कोई हल जरूर होता है। संगत युग्म जो होते हैं इसका एक या एक से अधिक हल होते हैं, एक से अधिक हल होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन असंगत युग्म जो होते हैं इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। दूसरी बात, असंगत युग्म जो होते हैं, अगर असंगत युग्म को हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करें तो समांतर रेखाओं के रूप में ये प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जबकि अगर हम संगत युग्म के ग्राफ पेपर पर प्रदर्शन की बात करें तो अगर तीनों बराबर हैं, तीनों गुणांक इसके बराबर हैं, गुणांकों के अनुपात बराबर हैं ए बी सी, तो जो दो रेखाएं बनेंगी वो एक दूसरे के समपाती होंगी और उसके एक से अधिक हल होंगे। अगर यदि तीनों ही असमान हैं तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, यानी केवल एक अद्वितीय हल होगा, इसका हल होगा केवल एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अब इस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और इन सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ले रहे हैं सवाल नंबर 1 का पहला बार। ये इस सवाल में हमें क्या दिया गया है? देखिए, ये दिया गया है 3x + 2y = 5, ठीक है। और दूसरा हमें दिया गया है, ये दिया गया है 2x - 3y = 7। अगर हम इसके गुणांकों की तुलना करें तो यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या गुणांक दे रखे हैं? देखिए, a1 क्या है? इसमें 3 है, a1 बराबर है 3 और b1 बराबर है 2 और c1 बराबर है 5, ठीक है। अब इसकी बात करें तो क्या दे रखा है? देखिए, a1 बराबर a2 बराबर 2 दे रखा है, b2 बराबर हमें दे रखा है -3 और c2 यानी अचर पद का जो गुणांक है वो क्या दे रखा है? 7, ठीक है। अब इन गुणांकों के अनुपात की हम तुलना करते हैं, यानी a1/a2 लिखते हैं। देखिए, हम गुणांकों की तुलना कर रहे हैं, a1/a2, फिर हम कर रहे हैं b1/b2 और फिर हम कर रहे हैं c1/c2। a1/a2 हमने किया तो a1 क्या था? 3, a2 क्या है हमारा? 2, b1 क्या है हमारा? 2, b2 क्या है हमारा? -3, c1 क्या है हमारा? 5, c2 क्या है हमारा? 7। अगर हम इन अनुपातों की तुलना करें तो हम देखते हैं कि तीनों अनुपात, देखिए 3/2 है, ये 2/-7 है और 5/7, तीनों जो अनुपात हैं ये क्या हैं? बराबर नहीं है, नहीं है ना। और जब भी तीनों अनुपात ए बी सी, इन तीनों गुणांकों के जो अनुपात हैं अगर बराबर ना हो या बराबर हो, दोनों ही स्थिति में ऐसे युग्म क्या होते हैं? संगत। तो क्योंकि ये बराबर नहीं है इसलिए ये युग्म क्या है? संगत युग्म है, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात हम करते हैं इसमें।
अब हम करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल जब हम हल करते हैं, दूसरे सवाल को हम लेते हैं, इसमें दो समीकरण दिए गए हैं हमें। देखिए, एक समीकरण हमें दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 8। इस समीकरण के गुणांकों की अगर हम बात करें तो देखिए क्या क्या गुणांक हो गए। पहला समीकरण है, इसलिए इसको a1 से, a1 बराबर है 2, b1 बराबर है -3 और c1 यानी अचर पद गुणांक है 8। ठीक है। अब दूसरे समीकरण की बात करें हम, 4x माइनस 6y बराबर 9। इसकी बात करें तो ये a2 का मान क्या आ गया 4, b2 यानी y के गुणांक कितना है -6 और c2 कितना है अचर पद 9। अब इन गुणांकों की तुलना करते हैं यानी हम करते हैं a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। ठीक है। अब a1 बाई a2 किया तो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4। ठीक है। b1 कितना है -3, b2 कितना है -6, c1 कितना है 8 और c2 कितना है 9। और सरल करें इसको अगर हम तो ये 1/2 हो जाएगा। इसको भी सरल करें तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार हमें देखा तो हमें क्या लगा कि देखिए a और b ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये जो c है ये बराबर नहीं है। ठीक है। तो जब भी a, b और c इन तीनों के गुणांक बराबर हों या बराबर नहीं हो तब तो होते हैं संगत। लेकिन अगर a और b के बराबर हैं और b का बराबर नहीं है, c का बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में से हम कहते हैं असंगत। इनकंसिस्टेंट, असंगत है। असंगत है मतलब अगर इस युग्म का हम हल निकालने की कोशिश करें तो इसका कोई भी हल हमें प्राप्त नहीं होगा। और अगर इसको हम ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो हमें दो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी सवाल नंबर इसके 2 की। तो 2 में हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया कि ये है हमारा असंगत। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर 3 की। तीसरा सवाल ले रहे हैं हम। तीसरे सवाल में जो हमें समीकरण दिया गया है वो दिया गया है, देखिए 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। यानी इस सवाल के अंदर अगर हम गुणांक देखें तो a1 यानी x का गुणांक हमारे को प्राप्त हो रहा है 3/2, b1 यानी y का गुणांक हमें प्राप्त हो रहा है 5/3 और c1 यानी अचर पद का गुणांक हमें प्राप्त हो रहा है 7। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसका दूसरा समीकरण लें, दूसरा समीकरण क्या है हमारा 9x माइनस 10y बराबर 14। और इसके अंदर अगर हम देखें गुणांकों को तो देखिए a2 का मतलब आ रहा है हमारे पास में 9, b2 का मतलब आ रहा है हमारे पास में 10 माइनस के, और c2 इसका मतलब आ रहा है हमारे पास में 14। ठीक है। अब हम बात करते हैं
गुणांकों की तुलना की, अनुपातों की तुलना की, यानी A1 बाई A2 करें हम, B1 बाई B2 करें और C1 बाई C2 करें। जब A1 बाई A2 हम करते हैं तो देखिए A1 क्या है, 3/2, बटा यानी भाग, भाग A2 क्या है हमारा 9, यानी इसको हम मान लेते हैं भाग 9/1 मान लेते हैं। ठीक है, यानी जब ये आगे बढ़ाएंगे इस प्रक्रिया को तो ये हो जाएगा हमारा, इसको जब हम आगे करेंगे तो ये 3/2 इंटू 1/9, ठीक है, ये कट के 3 तिया 9 यानी 1/6, ये तो आ गया हमारा 1/6 आ जाएगा ये A1 बाई A2। ठीक है, अब B1 बाई B2 की बात करें तो B1 क्या है हमारा 5/3, B2 क्या है हमारा -10, तो B1 के अंदर भाग लगाना है -10 का, भाग -10 ये था। अब इसको आगे जब हम सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/3, गुणा का चिन्ह बदल जाएगा, भाग में भाग का गुणा में बदल जाएगा, और 1/-10 यानी ये कटा 5 दूनी 10 माइनस के, यानी हमारे पास में आएगा माइनस का 1/6 प्राप्त हो गया। फिर C1 बाई C2, C1 क्या है हमारा वह देखिए, अब हम बात करें C1 बाई C2, C1 कितना है 7, C2 कितना है 14, 7 दूनी 14 यानी 1/2, ये आ गया हमारे पास में 1/2। जब हम इन तीनों अनुपातों की तुलना करते हैं तो देखिए 1/6 है, ये माइनस का 1/6 है और ये 1/2 है, यानी तीनों ही बराबर, तीनों के तीनों जो हैं ये बराबर नहीं है। क्योंकि ये तीनों बराबर नहीं है, A1 B1 और C1 इन तीनों का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो युग्म है ये संगत है। क्योंकि संगत की पहचान क्या है कि A, B और C तीनों गुणांक या तो पूरी तरह से बराबर हों या पूरी तरह से बराबर नहीं हों, तीनों के तीनों, तब तो वो संगत होते हैं। तो यानी ये भी हमारा हो गया संगत। ठीक है, संगत की पहचान क्या होती है, एक और संगत की पहचान ये भी होती है, संगत का मतलब होता है कि इसका कोई न कोई हल जरूर है, या तो एक हल हो सकता है, अद्वितीय हल हो सकता है, या फिर असीमित रूप से, अपरिमित रूप से बहुत सारे हल हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल भी सेम इसी तरह से है, चौथा सवाल है। इसमें पहला समीकरण हमें दिया गया है 5x माइनस 3y बराबर 11, और इसके अंदर हम देखें गुणांकों को, कोफिशिएंट्स को, तो A1 बराबर है 5, ये 5 x का गुणांक, B1 यानी y का गुणांक हो गया हमारे पास में -3, और C1 यानी ये अचर पद कितना है 11। ठीक है, अगले सवाल को अगले समीकरण को लें तो ये है अगला समीकरण हमारा -10x प्लस 6y बराबर -22, और इसके जब हम गुणांक देखते हैं यानी A2 बराबर कितना हुआ -10, B2 की अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया +6, और C2 की अगर हम बात करें यानी अचर पद को बात करें तो -22। ठीक है, अब हम इनकी गुणांकों का जो है इसके अनुपात की तुलना करते हैं, यानी हम करते हैं A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2। A1 बाई A2 किया तो A1 कितना है हमारा देखिए 5, A2 कितना है हमारे पास में -10। ठीक है, B1 कितना है हमारे पास में -3, और
B2 कितना है हमारे पास में 6, ठीक है। इसी प्रकार C1 कितना है हमारे पास में 11, C2 कितना है माइनस का 22, ठीक है। अब हम सरल करते हैं, देखिए 5 2 यानी 1/2 माइनस का, ठीक है। फिर 3 2 यानी 1/2, ये भी माइनस का, और 11 दूनी 22, 1/2 ये भी माइनस का। यानी अगर हम अनुपातों को देखें तुलना करके तो तीनों 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 और माइनस 1/2 तीनों माइनस 1/2 हैं। यानी तीनों अनुपात क्या हैं बराबर हैं। क्योंकि तीनों अनुपात बराबर हैं इसलिए ये भी हो गए संगत। और कैसे संगत हुए कि ये दोनों रेखाएं समपाती भी होंगी। और इसके हल की अगर हम बात करें तो अपरिमित रूप से अनेक हल इसके होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंतिम सवाल की, 5वें की। 5वां सवाल क्या है, देखिए इसमें पहला समीकरण हमें दिया गया है 4/3x + 2y = 8। अब इस समीकरण के अगर हम गुणांक देखें तो कैसे होगा, a1 बराबर हो गया 4/3, b1 बराबर हम करें 2 हो गया y का, और c1 ये हो गया हमारा 8, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरा इसमें समीकरण लेते हैं हम 2x + 3y = 12। अब इसके गुणांक देखते हैं हम, a2 बराबर आ गया हमारे पास में 2, b2 बराबर आ गया हमारे पास में 3, और c2 बराबर आ गया हमारे पास में 12। अब इन गुणांकों के अनुपात की हम तुलना करते हैं, यानी हम करते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है। a1/a2 हम जब करते हैं तो a1 कितना है 4/3, बाई यानी बटा यानी भाग a2 कितना है 2 यानी 2/1 इसको मान लेते हैं हम, ठीक है। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ये गुणा में बदल जाएगा, चिन्ह भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा, और ये 2/1 की बजाय 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और ऐसा होते ही ये 2 इससे कट जाएगा 2, ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब बात करते हैं b1/b2 की। b1 कितना है हमारे पास में, देखिए 2, b2 कितना है 3। अब c1 की बात करें, c1 कितना है हमारे पास में, देखिए 8, और c2 कितना है हमारे पास में 12। इसको सरल करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी ये भी 2/3, तो ये भी 2/3, तीनों 2/3 आ गए, क्योंकि तीनों a, b और c तीनों गुणांक दोनों समीकरणों के अंदर बराबर हैं, इसलिए ये भी संगत है, ठीक है। यानी कंसिस्टेंट हैं, यानी इनके एक या एक से अधिक हल हैं। अब क्योंकि तीनों बराबर हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि अपरिमित हल हैं, बहुत सारे हल हैं। और अगर इसको ग्राफ पेपर पे हम निरूपित करें तो परस्पर संपाती रेखाओं के रूप में इसको प्रदर्शित किया जा सकेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 3, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 4 के पहले भाग पर। हमारा सवाल है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से
कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से उनको हल कीजिए। ठीक है, यानी हमें कुछ रैखिक समीकरणों के युग्म दिए गए हैं, दो चर वाले, और ये पूछा गया है कि ये जो युग्म हैं ये संगत हैं या असंगत हैं, कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। और अगर कंसिस्टेंट हैं, संगत हैं, तो उसे हमें ग्राफिकली यानी ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जाने कि संगत या असंगत का मतलब क्या होता है, युग्म के संगत या असंगत होने का अर्थ क्या है। कोई भी रैखिक समीकरण का युग्म संगत कब होता है और असंगत कब होता है। अगर किसी भी रैखिक समीकरण के अंदर कोई अगर हम लोग उसके गुणांकों की तुलना करें, गुणांक यानी कोफिशिएंट्स, और गुणांकों की तुलना करने पर a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ठीक है, यानी a, b और c ये तीनों गुणांक का जो अनुपात है, अगर तीनों का अनुपात बराबर हो या फिर तीनों का ही अनुपात बराबर ना हो, या तो बराबर हो या तीनों का ही अनुपात बराबर ना हो, दोनों ही स्थितियों के अंदर जो रैखिक समीकरण का युग्म होता है वो संगत कहलाता है। ठीक है, अब संगत का मतलब हो गया उस रैखिक समीकरण के युग्म का कोई न कोई हल जरूर है। हल चाहे एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं। अब एक कब होगा, जब तीनों बराबर होंगे तब तो होगा, जब तीनों बराबर होंगे तब तो होंगे अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अब जब तीनों बराबर नहीं होंगे तब होगा एक हल, अद्वितीय रूप से एक हल। ठीक, अब असंगत कब होगा, असंगत कब होंगे, असंगत होगा जब तीनों बराबर ना हो या फिर या तो तीनों बराबर ना हो। देखिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2, a1 a2 बराबर हो लेकिन c1 c2 बराबर ना हो, ऐसी स्थिति के अंदर असंगत हो जाता है। असंगत का मतलब है ऐसे जो रैखिक समीकरणों का युग्म है उनका कोई हल नहीं होता और ग्राफ पेपर पे वो समांतर रेखाओं के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, अब हमें इस सवाल के अंदर इसी के आधार पर इसको हल करना है। देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए सवाल नंबर हम ले रहे हैं ये वाला। तो देखिए पहला समीकरण जो है इसके मुताबिक देखिए a1 क्या है हमारा 1, b1 क्या है हमारा वो भी 1 और c1 क्या है हमारा वो है 5। ठीक है, इसी तरह से दूसरे समीकरण के अनुसार a2 क्या है हमारा वो है 2, b2 क्या है हमारा वो है 2 और c2 क्या है हमारा वो है 10। अब अगर हम इनके अनुपातों की बात करें तो देखिए a1 बाई a2 हम करें, b1 बाई b2 करें और c1 बाई c2 करें। तो a1 बाई a2 जब हमने किया तो a1 कितना था 1, a2 कितना था 2, 1/2 हो गया। ठीक है, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2, ये भी 1/2 हो गया। ठीक है, अब बात करें c1 c2।
C1 कितना है 5, C2 कितना था 10। इनको जब हम सरल करें तो ये भी 1/2, यानी तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर हो गए ना, अनुपात तीनों का बराबर है, इसलिए ये संगत है। और संगत ही नहीं है, बल्कि इस संगत होने के साथ साथ में इसकी खासियत क्या है कि अगर इसको हम ग्राफ पेपर प्रदर्शित करें तो एक दूसरे के संपाती रेखाएं होंगी, परस्पर संपाती रेखाएं होंगी, और इस युग्म के बीजगणितीय रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अब ये तो हमें मालूम चल गया कि ये कैसा है, संगत है। अब इस संगत है तो इसको हमें ग्राफिकली इसको हल करके बताना है। कैसे करके बताएंगे, आइए देखते हैं। देखिए, पहचानना तो हम सीख गए, अब हम देख रहे हैं इसको ग्राफ के द्वारा हल करने की। देखिए हल कैसे करेंगे, दोनों की हम सारणियाँ रख देंगे, बनाएंगे। दोनों समीकरणों के लिए अलग अलग सारणी बनाएंगे और इस सारणी के अंदर x के इच्छानुसार मान रख करके y के मान ज्ञात करेंगे। अधिकतम 3 मान हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। मान रखने के लिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार तरीका हमारा ये होता है कि एक बार x का मान को 0 रख के देख लेते हैं, एक बार y के मान को 0 रख के देख लेते हैं। उसके बाद में 1 से शुरू करते हैं, एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक, यानी एक बार +1 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे, फिर +2 -2, फिर +3, फिर -3। इस तरह से मान रखते हुए चलते हैं और कोई भी ऐसा मान नहीं रखते जिसमें दशमलव में कोई संख्या आ रही हो या भिन्न में कोई संख्या आ रही हो, वो मान हम रखते नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रखते हैं x की जगह 0 रख दिया तो y की जगह हमारे पास में सीधा सीधा 5 आ गया, और y की जगह अगर हमने 0 रख दिया तो x की जगह 5 आ गया। दो तो अब मान ऐसे कैसे आ गए हमारे। फिर x की जगह मान लीजिए 1 रख देते हैं, 1 रख दिया, 1 रख दिया तो y की जगह कितना आ गया 4, ये लिख दिया हमने। ठीक है, इस तरह से अब दूसरे समीकरण की हम सारणी बना लेते हैं इसी तरह से। ये x ये y। ठीक है, x की जगह पे हमने 0 रख दिए, पहले 0 रख के देखा तो 2y बराबर 10, y बराबर 5 आ गया। y की जगह पे हमने 0 रख के देखा तो 2x बराबर 10 और x बराबर 5। फिर x की जगह पे हमने 1 रख के देखा तो कितना हो गया 2, इधर हो गया माइनस का 2 जाएगा तो 8 बच जाएगा। 2y बराबर 8 और y बराबर 4। ठीक है, वैसे तो देखने से भी हमें साफ नज़र आ रहा है कि दोनों में जो x और y के जो निर्देशांक हैं ये बिल्कुल सेम है, इसलिए ये दोनों की दोनों संगत भी हैं और संपाती भी हैं। दोनों रेखाएं संपाती होंगी। अब प्रदर्शित करके देख लेते हैं हम। देखिए x0 y 5, x के अक्ष पे 0 चले, y पे हम चले गए 5। यहाँ पे हमने बिंदु लगा लिया, इसका नाम रख दिया x0 और ये 5, 0 और ये 5। पहले वाला 0 जो है x अक्ष को दिखा रहा है और 5 जो है y अक्ष को दिखा रहा है। ठीक है, अगला देखें 5 x5 और y0, x5 और y0, यानी यहीं पे चलना नहीं है, तो x5 और ये y0, ये दूसरा बना है। तीसरा है x1 और y4, x1 चला और y4 चले, यानी यहाँ पर हमने x1 और ये y4, ये निर्देशांक होगा इसके। इन तीनों को हमने एक रेखा के रूप में, देखिए तीनों को मिला दिया, एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी इस तरह से हमारे को। ठीक है, और क्योंकि दूसरी में भी निर्देशांक सेम है इसलिए एक के ऊपर एक 2 सरल रेखाएं प्राप्त होंगी, दोनों एक दूसरे के संपाती होंगी। कैसी होंगी, परस्पर संपाती, कोइंसिडेंट।
परस्पर संपाती होंगे। परस्पर संपाती होने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जो रैखिक समीकरणों का युग्म है इसके बीजगणितीय रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4 का पहला हिस्सा। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 4 के दूसरे भाग पर। इसमें हमें जो सवाल दिया गया है उसमें हमें एक रैखिक समीकरण का युग्म दिया गया है, जिसका पहला समीकरण हमारा है x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरा समीकरण है हमारा 3x माइनस 3y बराबर 16। हमें इस युग्म के अंदर ये पता करना है कि क्या यह युग्म संगत है, यानी कंसिस्टेंट है, या असंगत है, इनकंसिस्टेंट है। और अगर ये संगत है तो हमें इसको ग्राफीय विधि से हल करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संगत है या असंगत है। संगत या असंगत की पहचान के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इन समीकरणों के गुणांकों के अनुपात की तुलना करते हैं। सबसे पहले तो हम इनके गुणांक पहचानते हैं। देखिए, पहले समीकरण के हम गुणांक पहचान रहे हैं। पहले समीकरण में गुणांक हम देख रहे हैं a1, यानी x का गुणांक कितना है 1, b1 यानी y का गुणांक कितना है -1, और c1 यानी अचर पद का गुणांक कितना है वह 8। ठीक है, अगर हम दूसरे समीकरण की बात करें तो x का गुणांक यानी a2 कितना है वो है 3, y का गुणांक यानी b2 कितना है वो है -3, और अचर पद का गुणांक यानी c2 कितना है वो है 16। ठीक है, अब हम इन गुणांकों की तुलना करेंगे। ठीक है, यानी a1 बाई a2 करेंगे, b1 बाई b2 करेंगे, और c1 बाई c2 करके देखेंगे। a1 बाई a2 जब हम करेंगे तो a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, b1 बाई b2 करेंगे तो b1 कितना है माइनस का 1, और b2 कितना है माइनस का 3, यानी माइनस माइनस कट जाएगा तो ये आ गया 1/3। c1 कितना है 8, और c2 कितना है 16 यानी 16, ये कट करके 1/2 हो जाएगा। यानी हमें क्या नज़र आया कि इस सवाल के अंदर a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, इसके अंदर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। ठीक है, जब भी ऐसी पोजीशन आती है, जब भी ऐसी पोजीशन आती है कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो बराबर हों, लेकिन b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ये बराबर ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो रैखिक समीकरण का युग्म होता है वो होता है असंगत, इनकंसिस्टेंट। असंगत का मतलब हुआ कि इसका कोई भी हल नहीं होता है। ऐसे समीकरणों का अगर हम बीजगणित रूप से हल करें तो कोई भी हल हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। अब असंगत को हम दिखाते कैसे हैं ग्राफ के अंदर। अगर इसके हम ग्राफ बनाना भी चाहें तो दो समांतर रेखाएं हमारे को अलग अलग प्राप्त होंगी। ठीक है, अब क्योंकि ये असंगत था और हमें सवाल में कहा गया कि अगर संगत हो तो ही ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो इसको हमें हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4 का दूसरा भाग। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 4 के भाग 3 पर। हमें सवाल दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं,
यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी हमें दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का युग्म दिया गया है, पेयर दिया गया है, और हमें ये पता लगाना है कि ये जो युग्म है ये संगत है या असंगत है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और अगर वो संगत है, कंसिस्टेंट है, तो उसको हमें ग्राफीय विधि से ग्राफिकली उसको हल करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है वो संगत कब कहा जाता है। कैसे पता लगे कि वो संगत है या असंगत है। संगत या असंगत की पहचान के लिए हम करते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संगत और असंगत की पहचान के लिए हम क्या करते हैं, हम उन रैखिक समीकरणों के गुणांकों की तुलना करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं जो रैखिक समीकरण हैं उनके कोफिशिएंट्स को। सवाल उठता है कि गुणांक या कोफिशिएंट होता क्या है आखिर। गुणांक या कोफिशिएंट के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी बीजीय पद हो, कोई भी एल्जेब्रिक टर्म हो, उसके कुछ गुणनखंड होते हैं और उन गुणनखंडों में से जो संख्यात्मक गुणनखंड होता है उसको हम कहते हैं गुणांक या कोफिशिएंट। यानी किसी भी बीजगणितीय पद का संख्यात्मक गुणनखंड जो होता है वो गुणांक या कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि दो चर वाले किसी भी रैखिक समीकरण के अंदर गुणांक होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होता कैसा है। देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण का एक मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखते हैं हम। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप होता है किस तरह से, ax प्लस by इन प्लस c इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसमें a क्या प्रदर्शित कर रहा है, b क्या प्रदर्शित कर रहा है और c क्या प्रदर्शित कर रहा है। a x का संख्यात्मक गुणनखंड है यानी x का गुणांक है, कोफिशिएंट है। b y का संख्यात्मक गुणनखंड है यानी y का गुणांक है। c अचर पद का गुणांक है या अचर पद है। अचर पद क्या होता है, कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है, एक चर होता है, एक अचर होता है। तो ये अचर है यानी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये अचर पद का गुणांक है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म की, पेयर की। तो पेयर के अंदर जब हम गुणांकों को देखेंगे तो एक समीकरण, जो पेयर का मतलब दो समीकरण दिए गए हैं हमें, पहला और दूसरा। तो पेयर में जब दिए गए हैं तो पहचान के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो समीकरण है उसके गुणांकों को a1, b1 और c1 के रूप में दर्शाते हैं और दूसरे समीकरण के गुणांकों को a2, b2 और c2 के रूप में दर्शाते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इन समीकरण में a1, b1, c1 और a2, b2 और c2 आखिर हैं क्या। देखिए, पहले समीकरण की बात कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं a1, b1 और c1 क्या है। देखिए, पहले समीकरण की बात कर रहे हैं। a1 क्या है हमारा, a1 यानी x का गुणांक यानी 2। b1 क्या है, यानी y का गुणांक यानी y के आगे क्या लगा हुआ है, देखिए संख्या कुछ भी नहीं है यानी 1 मानी जाती है, यानी यह है 1। c1 यानी अचर पद क्या है, अचर पद गुणांक क्या है, -6। इसको हमने लिख दिया -6। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें दूसरे समीकरण की, तो इसके गुणांकों को लिखेंगे a2, b2 और c2। तो a2 क्या है, a2 बराबर हो गया हमारा 4। b2 क्या है, b2 बराबर हो गया हमारा -2। ठीक है, और c2 क्या है, अचर पद क्या है, -4। ठीक है, अब गुणांक तो हमने पहचान लिए, लिख लिए। अब हमें क्या करना होता है, इन गुणांकों की तुलना करनी पड़ती है। तुलना यानी
इन गुणांकों के अनुपातों की तुलना, यानी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 गुणांकों की तुलना कर रहे हैं अब हम। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, हमें करके देखना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक है, A1/A2 करके देखते हैं। A1/A2, A1 क्या है, A1 है 2, A2 क्या है 4, B1 क्या है 1, B2 क्या है -2, C1 क्या है -6, C2 क्या है -4। ठीक, अब इसको सरल रूप में लिख लेते हैं हम। 2 को इससे कर दिया तो ये हो गया 1/2, इधर 2 का भाग लगाया तो 3, इधर हो गया 2। ठीक है, तो हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, 1/2, 1/2 ये माइनस के और 3/2। ठीक है, ये प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि ये तीनों बराबर नहीं है, ये तीनों बराबर नहीं। ठीक है, अब हमारा फार्मूला क्या कहता है कि जब कभी भी ऐसा हो कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर ना हो तो क्या होता है, अगर बराबर ना हो तो क्या होता है, चाहे बराबर हो और चाहे बराबर ना हो, दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण जो युग्म दिया हुआ है उसको हम बोलते हैं संगत, कंसिस्टेंट। अब जब ये संगत है तो दो बातें हुई। पहली बात कि यदि हम इसको बीजगणितीय रूप से प्रदर्शित करें, अगर हम इसको बीजगणितीय रूप से निरूपित करें, रिप्रेजेंट करें एल्जेब्रिकली, तो इसके क्या होगा, एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। संगत का मतलब क्या है, हल तो होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही बराबर नहीं है इसलिए हमने लिखा एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और अगर तीनों बराबर होते तो हम लिखते कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी कि अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें क्या होगा, ग्राफ पेपर पे क्या प्राप्त होंगे, ग्राफ पेपर पे हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइंस प्राप्त हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी कि ये जो, क्योंकि तीनों की तीनों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 कि तीनों ये बराबर नहीं है, इसलिए ये जो युग्म दिया गया है वो संगत है। क्योंकि ये युग्म संगत है इसलिए हमें इस सवाल को अब ग्राफीय विधि से भी आगे हल करना है। ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए किसी भी सवाल को हम क्या करते हैं, जो दो चर वाले रैखिक समीकरणों जो युग्म हमें दिया गया है उसके जो दो समीकरण हैं, उन दोनों समीकरणों के लिए हम क्या करते हैं, देखिए उनके लिए टेबल बनाते हैं। किस चीज़ की टेबल बनाते हैं, किस चीज़ की सारणी बनाते हैं, सारणी बनाते हैं हम, उसके अंदर जो दो चर हैं x और y, इन दोनों चरों के मानों के लिए सारणी बनाते हैं। ठीक है, x और y चरों के मानों के लिए एक सारणी बना रहे हैं हम। ये x चर और ये y चर, ये सारणी हम बना, 3 मान हम लिख करके देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरे समीकरण के लिए भी हमने एक सारणी बना ली। ये x वालों के लिए, y वालों के लिए। ठीक है, अब सारणी बनेगी कैसे पूरी, दोनों का मान कैसे रखना है। देखिए सबसे पहले हम ये देखें कि किसी में मान कैसे रखते हैं। मान रखने का मतलब है कि ये x और y के जो दो मान रखने हैं, इसमें किसी भी एक का मान रखते ही दूसरे का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हमें एक का मान रख करके दूसरे का मान ज्ञात करना है। अब मान में क्या रखें हम
और कैसे रखें? देखिए, मान रखने में क्या रखें का जवाब तो ये है कि हम आम तौर पर जब भी मान रखते हैं तो एक बार तो एक चर को यानी x को 0 मान लेते हैं और एक बार दूसरे चर को y को 0 मान लेते हैं। ठीक है, मान रखने में क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि मान रखने के बाद में जो समीकरण का हल करने पर जो परिणाम आए वो पूर्णांक के रूप में होना चाहिए, इंटीजर के रूप में होना चाहिए, भिन्न के रूप में यानी फ्रैक्शन के रूप में या फिर दशमलव के रूप में, डेसिमल के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर 0 से पार नहीं पड़ती है तो फिर हम चलते हैं किस तरह से, पहले 1 मान रखेंगे, फिर 1 से पार नहीं पड़ती है तो -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 2 से नहीं पड़ती है तो फिर -2 रखेंगे, ऐसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, शर्त यही है कि जो परिणाम आना चाहिए हल करने पर वो दशमलव में या भिन्न में, बटे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, खैर अब हम पहले समीकरण को ले रहे हैं, मान रख रहे हैं। पहले समीकरण में x के मान को हमने 0 रखा, पहले x के मान को 0 रखा। जैसे ही हम इस समीकरण के अंदर x के मान को 0 रखते हैं तो समीकरण को हल करने के बाद में हमें y का मान जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त हो जाता है, y का मान प्राप्त हो जाएगा हमें 6। कैसे होगा? देखिए, x का मान 0 रखा तो ये टर्म पूरी 0 हो गई, x वाली पूरा पद 0 हो गया। ठीक है, फिर y - 6 बच गया हमारे पास में, y को यहीं रख लिया, 6 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले गए तो y बराबर 6 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं y की जगह पे एक बार 0 रख लेते हैं। तो जैसे ही हमने y की जगह पर 0 रखा, वैसे ही 0 रखने के बाद में हमें x का मान जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त क्यों होगा? देखिए, y की जगह पे तो हो गया 0, अब क्या बचा हमारे पास में 2x - 6। ठीक है, अब 2x को तो यहीं रख लेंगे, -6 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो बराबर हो गया 6। ठीक है, फिर 2x बराबर 6, ये मतलब हो गया, और x का मान x बराबर 6/2, और 2 को जब 6 में भाग लगाएंगे, 6 का भाग लगाएंगे, 6 में भाग लगाएंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक, अब आगे चलते हैं हम। 0 की बात तो हो गई, अब हम रख दिया मान 1 से शुरुआत कर रहे हैं। 1 मान रखते ही, x बराबर 1 रखते ही, x का मान 1 रखते ही y का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, y का मान हमें प्राप्त होगा 4। कैसे प्राप्त होगा? देखिए, ये हमारे पास में लिखा हुआ है, जैसे x का मान हमने रख दिया 1 तो 2 × 1, ठीक है, प्लस y - 6 बराबर 0। ये 1 था यानी ये हो गया 1 × 2 यानी 2। ठीक है, ये 2 प्लस का, अब और ये 6 माइनस का। ठीक है, तो घट कर कितना हो जाएगा, ये इनको घटाने पर ये आ जाएगा हमारे पास में y - 4 बराबर 0, और इसका मतलब हो गया y बराबर 4। ठीक है, इसी प्रकार से अगली सारणी को ले लेते हैं। x का मान हमने पहले रखा 0, तो जैसे ही हम x का मान अगले समीकरण के अंदर रखते हैं तो y का मान हमें प्राप्त हो जाता है -2। ठीक है, अगर हम x की बजाय y का मान 0 रख दें तो जैसे ही हम y का मान इसमें 0 रखते हैं वैसे ही x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 1। कैसे प्राप्त हो रहा है ये कि y की जगह पे 0 रखते ही ये पूरी टर्म -2y 0 हो गया, यानी 4x - 4 बराबर 0, और 4x बराबर 4 इधर जाकर के प्लस का 4 बन जाएगा। ठीक है, और x बराबर 4/4 यानी कट करके बन गया 1। ठीक है, अब आगे बढ़े तो हमने x की जगह पर 1 रखा। 1 रखने पे हमें परिणाम संतोषजनक प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हमने 1 के बाद में हम रखा -1। जैसे हम x की जगह पे -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4x की जगह पे -1 रख दिया, -2y - 4,
बराबर 0। ये हमारा समीकरण हो जाएगा वापस से। अब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 2y माइनस 4 बराबर 0। -4 और -4 जुड़ गए तो माइनस के 8 हो गए। ये हो गया -2y माइनस 8 बराबर 0। -2y बराबर पक्षांतर होकर के जब आएगा तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। और y बराबर 8/, -2। इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये है माइनस का, तो -4 आ गया। क्या आ गया? -4 आ गया ना, ठीक है। ये तो बन गई हमारे x और y चर के जो मान थे इनकी सारणी, ठीक है। अब हम करेंगे इसको ग्राफ पेपर पर निरूपित, ठीक है। हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम कर रहे हैं x और पहली सारणी वाले मानों को x और y के। इसमें पहला मान लिखा हुआ है x बराबर 0 और y बराबर 6। कैसे इसको रूपित करेंगे? देखिए निरूपित, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये -x अक्ष, ये -y अक्ष। बात करते हैं शुरुआत पैमाने से। पैमाना यानी स्केल। पैमाना हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई पैमाना मान लिया हमने, ठीक है। अब हम इसका मान रख रहे हैं, पहला मान रख रहे हैं x 0 और y 6। x पे चलना है 0 यानी चलना ही नहीं है, और y 6 यानी 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे इसके निर्देशांक अंकित करने पड़ेंगे 0 और 6। 0 का मतलब है x 0 है और y का मान है 6, ठीक है। अब दूसरा मान अंकित कर रहे हैं। दूसरा मान क्या था? x 3 और y 0। अब चलो आगे, x 3 1 2 3 y 0 यानी यहीं पे रखना है हमें, ये मान रख दिया। आगे बढ़े, तीसरा मान x 1 और y 4। तो x 1 है यहाँ का यहाँ, ठीक है, x 1 रख लिया हमने। y 4 यानी 1 2 3 और 4, y के मान को हमने 4 रख दिया, ये 4। x है 1, 1 यहाँ था, और y 4 1 2 3 और 4 यहाँ पर आ गया, ये y का 4, ठीक है। x 1 और y 4। अब इन तीनों बिंदुओं को हम एक सरल रेखा के रूप में सरल रेखा खींच देंगे। इन तीनों बिंदुओं से जाती हुई तीनों बिंदुओं को हमने सरल रेखा के रूप में ये जोड़ दिया। इसी तरह दूसरी सारणी की बात करें अगर हम, क्या है निर्देशांक? x 0 y -2। x 0 है और y -2 है, यानी नीचे जाना है, -2 यानी यहाँ पे पॉइंट बनेगा। निर्देशांक रख दिए 0 और -2, ठीक है। दूसरा है x 1 और y 0। दूसरा है x 1 y 0 यानी कहीं नहीं जाना, यहीं पे रखना है, ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। इसके बाद में तीसरा है x -1 और y -4। तो x है -1, x तो हो गया -1 यानी इधर, और y हो गया -4 यानी नीचे की तरफ 4 जाना है, 1 2 3 और 4 माइनस के 4। यहाँ पे हमें एक पॉइंट लगा देना है, ठीक है। ये बन गए 3 बिंदु, ये बन गए। अब इनको भी आपस में मिलाते हुए एक बड़ी रेखा खींच देनी है आर पार। अब जिस जगह पर ये दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं, ये जो उभयनिष्ठ बिंदु हैं, इसके जो निर्देशांक होंगे वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई बात सुन? इस तरह से हम किसी भी समीकरण के युग्म को हम जो है ग्राफीय विधि से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब निर्देशांक क्या है? जो भी निर्देशांक इसका आया वो निर्देशांक हमारा हल होगा। अब निर्देशांक, संभावित निर्देशांक क्या नज़र आ रहा है हमें? देखिए, ये जब क्रॉस होगा तो ये x2 और
y भी 2, इस तरह से निर्देशांक हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको निर्देशांक ग्राफ पेपर पे आप चेक कर लीजिएगा। निर्देशांक यहाँ से जो भी निर्देशांक आएगा वही जो है इसका हल होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर चौथे का तीसरा हिस्सा। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 4 के चौथे हिस्से पर। इसमें हमें जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म दिया गया है, उसके जो उसके अंदर जो दो समीकरण दिए गए हैं, उसमें पहला समीकरण तो है हमारा 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और दूसरा युग्म में जो समीकरण है वो है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। हमें ये देखना है कि संगत है या असंगत। अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है, अन्यथा उसको वहीं छोड़ देना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि संगत है या नहीं है। अब संगत है या नहीं है इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? हम जानते हैं इसकी पहचान के लिए हमें क्या करना होता है, इन दोनों समीकरणों के गुणांकों की तुलना करनी पड़ती है। गुणांक का अर्थ हम जानते ही हैं, किसी भी पद का, किसी भी बीजीय पद का जो संख्यात्मक गुणनखंड होता है वो गुणांक कहलाता है। ठीक है, और अब हम ये देखते हैं कि गुणांक तो ठीक है, लेकिन गुणांक किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के गुणांक होते कौन से हैं? तो इसके लिए पहले हम ये लें एक बार कि कोई भी रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप क्या होता है? मानक रूप क्या होता है? वो होता है हमारा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। a x का गुणांक है, b y का गुणांक है और c अचर पद का गुणांक है। ठीक है, अब क्योंकि इस युग्म के अंदर दो समीकरण होते हैं, जोड़े में दो समीकरण होते हैं, इसलिए दोनों समीकरणों में a, b और c इन गुणांकों की पहचान के लिए पहले समीकरण के गुणांकों को हम a1, b1 और c1 बोलते हैं, और दूसरे समीकरण के जो गुणांक हैं उसको a2, b2 और c2 बोलते हैं। अब ये a1, b1 और c1 और a2, b2 और c2 क्या हैं, आइए लिखते हैं। देखिए, पहले हम लिख रहे हैं पहले समीकरण के गुणांकों को। ठीक है, a1 क्या है, यानी x का गुणांक क्या है, 2। b1 क्या है, यानी y का गुणांक क्या है, -2। c1 यानी अचर पद का गुणांक क्या है, -2। अब बात कर रहे हैं हम समीकरण नंबर दूसरे समीकरण की, 2 की। इसमें a2 क्या है, यानी x का गुणांक क्या है, 4। b2 क्या है, यानी y का गुणांक क्या है, -4। c2 क्या है, यानी जो है अचर पद क्या है, वो है -5। ठीक है, अब हमें करनी है इन गुणांकों की तुलना। ठीक है, तुलना मतलब हमें क्या करना है, a1 बाई a2 करके देखना है, b1 बाई b2 करके देखना है और c1 बाई c2 करके देखना है। ठीक है, करके देखते हैं। a1 बाई a2 करते हैं। a1 बाई a2 किया तो a1 बाई a2 किया तो क्या हो गया, देखिए a1 क्या है हमारा 2, a2 क्या है 4, b1 क्या है -2, b2 क्या है -4, c1 क्या है -2 और c2 क्या है -5। ठीक है, और सरल किया तो इसको काटा तो हमने ये आ गया 1/2, इसको काटा तो ये भी आ गया 1/2। ये आगे कटेगा नहीं, इसलिए ये हो गया। तो इसलिए हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ 1/2 और इधर भी 1/2 और इधर हो गया -2/-5। यानी ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। ठीक है, यानी क्या हुआ, a1/a2 और b1/b2 ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन b1/b2 और c1/c2 ये बराबर नहीं है। और जब भी ये स्थिति होती है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो या तीनों ही बराबर ना हो, तब तो हमारा समीकरणों का युग्म जो कहलाता है वो कहलाता है संगत या कंसिस्टेंट। लेकिन
अगर ऐसा होता है कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हों, लेकिन b1/b2 और c1/c2 ये बराबर ना हो, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो समीकरणों का युग्म होता है, रैखिक समीकरणों का युग्म होता है, वो होता है असंगत। असंगत यानी इनकंसिस्टेंट। असंगत जब हो गया तो असंगत का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका बीजीय निरूपण करें, यानी बीजगणितीय रूप से इसको अगर हम हल करें, तो ऐसे समीकरण का कोई हल प्राप्त हमें नहीं होता। हल नहीं, कोई हल नहीं होता है ऐसे समीकरण का, ठीक है। और अगर इसको हम ग्राफीय रूप से, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो हमें दो समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि इस सवाल के अंदर जो हमें समीकरण दिए गए हैं, दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, ये दोनों रैखिक समीकरण असंगत हैं, और असंगत होने पे हमसे सवाल को ग्राफीय विधि से हल करने को नहीं कहा गया है, इसीलिए हम इस सवाल को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अंत में सवाल में हम लिख देंगे कि दोनों युग्म असंगत हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4 का चौथा हिस्सा, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 5 पर। हमारा सवाल है, एक आयताकार बाग, रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी लंबाई यानी लेंथ चौड़ाई से यानी विड्थ से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर ज्यादा है, का अर्ध परिमाप यानी हाफ द पैरामीटर कितना है, 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करनी है? ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। विमाओं का मतलब क्या होता है? साइड, डायमेंशन या भुजा, ठीक है। यानी हमसे कहा गया है कि कोई भी एक आयताकार बगीचा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें नहीं बताई गई है, ना तो हमें लंबाई मालूम है ना इसकी चौड़ाई मालूम है। विमाएं यानी लंबाई, इसकी जो भुजाएं हैं लंबाई और चौड़ाई, वो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। हमसे से पहेली के रूप में ये कहा गया है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। दूसरी बात हमसे कही गई है कि इसका जो अर्ध परिमाप है, यानी इसका जो परिमाप है उसका जो आधा है, जो पैरामीटर है उसका जो हाफ है, आधा है, वो कितना है? 36 मीटर है। अब बताओ कि इसकी लंबाई और चौड़ाई यानी इसकी विमाएं क्या हैं, ठीक है। माना, इस सवाल में हम क्या करते हैं, माना आयताकार बाग की जो लंबाई है वो है x और चौड़ाई है y, ठीक है। सवाल में हमसे कहा गया है कि x जो है यानी लंबाई जो है वो चौड़ाई से यानी y से, देखिए क्या कहा गया सवाल में, देखिए लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी x जो है, ये वाला जो x जो है ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी अधिक कौन है? x। कौन है ज्यादा? अधिक। कितना ज्यादा है? 4 मीटर। इसका मतलब अगर इन दोनों को हमें बैलेंस करना हो, बराबर करना हो, बीच में बराबर का चिन्ह लगाना हो, तो 4 किधर जुड़ेगा? इधर तो पहले से ही ज्यादा है x की तरफ, तो 4 किधर जुड़ेगा? y की तरफ जुड़ेगा, ठीक है। तो हमारा समीकरण हो गया x बराबर y प्लस 4, और इसको और हम पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस y बराबर 4। एक समीकरण तो हमें ये प्राप्त हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात हमसे क्या कही गई है? हमसे कही गई है कि इसका अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है,
यानी आयताकार जो भाग है, यानी आयत का जो परिमाप होता है, पैरामीटर होता है, हमें उसका फार्मूला या उसका सूत्र आना चाहिए। अब आयत का जो परिमाप है, जो पैरामीटर है, उसका फार्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई यानी लेंथ प्लस चौड़ाई यानी विड्थ। ठीक है। अब हमसे सवाल में कहा गया है इसका आधा, यानी आधा मतलब इसमें 2 का भाग लगा दो, वो कितना है? 36 मीटर। 36। जैसे ही इसमें हम 2 का भाग लगाया तो ये 2 से 2 कट गया। हमारे पास में समीकरण क्या बचा? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है? 36। लंबाई हमने मानी है x, चौड़ाई मानी है हमने y, और ये हो गया 36। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 36। तो दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हो गया ये वाला। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों समीकरणों के आधार पर का ग्राफीय निरूपण करना है और उसके आधार पर इस सवाल का हल निकालना है। अब किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण हम कैसे करते हैं? आइए देखते हैं। देखिए, हमारा पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, और दूसरा समीकरण हमें जो प्राप्त हुआ था वो था x प्लस वाई बराबर 36। अब इसका ग्राफीय निरूपण के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, इसमें 2 चर हैं, x चर और y चर। इन दोनों चरों के मान हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम इन दोनों चरों के मानों के लिए एक सारणी बना रहे हैं। क्योंकि इनके दोनों ही चरों के मान हमें मालूम नहीं है, इसलिए क्या है, हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी एक चर का मान रखेंगे और दूसरे चर का मान हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। मानों को ज्ञात करते समय हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि कोई भी मान जो है भिन्न में यानी फ्रैक्शन में यानी बटे में या दशमलव में यानी डेसिमल में नहीं आना चाहिए। ठीक है। मान की प्रक्रिया, मान कुछ भी रख सकते हैं हम, होना वो पूर्णांक के अंदर चाहिए, लेकिन प्रक्रिया की सरलता के लिए आमतौर पे मान रखने के लिए हम क्या करते हैं? एक बार तो एक चर यानी x का मान 0 मान लेते हैं, एक बार y चर यानी y का मान 0 मान लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद में हम 1 से शुरू करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार जो भी मान रखना चाहें वो हम रख सकते हैं। ठीक है। पहले 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मान रख सकते हैं। ठीक है। शुरुआत करते हैं हम। पहले समीकरण के लिए हम x और y के मान याद करना चाह रहे हैं। x का मान लीजिए हमने 0 मान लिया, x बराबर 0 रख दिया इस समीकरण के अंदर, तो y बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 0 रखते ही y बराबर हो जाएगा -4। जैसे इसको 0 किया तो -y बराबर 4 और y बराबर -4। ठीक है। इसी तरह से y का मान अगर हम 0 कर लें, y का मान अगर हम 0 कर लें तो x का मान कितना आएगा? y का ये पद 0 हो जाएगा, x बराबर +4 आ गया। ठीक है। अब x का मान अगर हम 8 रख लें, x बराबर मान लीजिए 8 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा? x की जगह पे हमने 8 लिख दिया, 8 माइनस y बराबर 4, -y बराबर 4, और इधर से ये 8 पक्षांतर होकर जाएगा तो -8, यानी -y बराबर -4 और y बराबर ये माइनस माइनस कट गया तो 4 आ गया। अगर 8 रखेंगे तो मान आ जाएगा 4। तो ये पहले समीकरण के लिए x और y के मानों की सारणी बना दी हमने। ठीक है। इसी तरह अब दूसरे समीकरण की बना लेते हैं। ये x का मान, ये y का मान। ठीक है। x के मान को मान लीजिए हमने 0 रखा तो y का मान 36 ऑटोमेटिकली आ गया। y का मान अगर हम 0 रख देते हैं तो x का मान 36 आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है।
अब x का मान मान लीजिए हमने 8 रख दिया, ठीक है। 8 रखते ही क्या होगा, जैसे हम x का मान 8 रखेंगे तो क्या होगा, 8 प्लस y बराबर 36 और y बराबर 36 माइनस 8, यानी हो गया हमारा 28, 28। दोनों सारणियाँ हमने बना ली, ठीक है। अब पहली सारणी की अगर हम बात करें तो इसको जब अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पेपर पर अंकित करना है, दोनों समीकरणों को यानी उनकी जो x और y के मान है इनको हमें ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए ग्राफ पेपर पे सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये तो हमारा x अक्ष होता है और ये वाला हमारा माइनस x अक्ष होता है। ऊपर हमारा y अक्ष होता है और नीचे माइनस का y अक्ष होता है, ठीक है। इसके अलावा सब शुरुआत हम करते हैं पैमाने से। पैमाना ऐसा होना चाहिए जिससे कि आसानी से हम सभी मानों को प्रदर्शित कर सकें, ठीक है। पैमाना यानी स्केल। क्या माने, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट 36 है और हमारे पास में खाने थोड़े से कम है, ग्राफ पेपर भी छोटा ही होता है, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा बड़ा पैमाना मान रहे हैं। पैमाना मान रहे हैं 1 सेंटीमीटर, यानी एक खाना बराबर 4 इकाई, 4 यूनिट, 4 यूनिट्स, ये हमने पैमाना मान लिया। पैमाना मानते ही हमारी जो सारणी में जो मान लिखे हुए थे इसमें सब में 4 का भाग लगाना है हमारे को, लगा लीजिए। देखिए अब सारणी दोबारा से बना देते हैं हम भाग लगाते हुए। ये जो सारणी थी इसमें अगर हम सभी में 4 का भाग लगाएंगे तो कैसे मान आ जाएंगे, ये x का ये y का मान। देखिए 4 का भाग लगाते ही ये x 0 था तो ये तो 0 ही रहेगा, y में 4 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा -1, इधर 1 प्लस का ये 0 रह जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। तो एक पहली सारणी तो हमारी हो गई ये वाली, ठीक है। इसी तरह से दूसरी सारणी की अगर हम बात करें, इसके अंदर ही पैमाना हमने यही मान लिया, ठीक है। अब मान देखते हैं क्या वो पैमाने के बाद अनुसार x y, ये तो 0 हो गया। अगर इसमें 36 में 4 का भाग लगाएंगे तो आएगा 9, इधर 9 हो गया, 36 की जगह पे यहाँ 0 रह गया, 8 की जगह पे 2 आ गया, 28 की जगह पे 7 आ गया, 7 चौक 28, ठीक है। अब हमें जो ग्राफ पेपर पे अंकित करने हैं हकीकत में ये वाले निर्देशांक करने हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे आइए देखते हैं। x 0 और y -1, x 0 यानी चलना ही नहीं है, y -1 यानी नीचे की ओर चलना है, ये अंकित कर दिया 0 और -1, ठीक है। अब आगे बढ़े हम। इसके बाद में दूसरा मान हमने रखा, x का मान 1 है और y का मान 0 है। x का मान है 1 और y का मान 0, यानी चल आगे नहीं बढ़ना, यहीं पे रुकना है हमारे को, ये दूसरा मान रख दिया हमने, ठीक है। इसी तरह से और आगे बढ़े, x का मान है 2 और y का मान है 1, x का मान 2, ये 2 और y का मान है 1 यानी प्लस में 1, ये यहाँ पर आ गए हम और यहाँ बिंदु लगा दिया हमने, ठीक है। इन तीनों को हमें एक सरल रेखा के रूप में जोड़ना है पूरे को, ठीक है। इसके आगे हम रखते हैं दूसरे बिंदुओं को, दूसरे समीकरण के जो निर्देशांक है उनको। यहाँ क्या दे रखा है, x 0 y 9, x 0 यानी चलना ही नहीं, y 9 प्लस के 9 है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये x 0 y 9 ये आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। दूसरा है x 9 और y 0, x 9, x अक्ष पे 9, 9 कहाँ पर है, ये रहा, y 0 है इसलिए आगे बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। फिर आगे x 2 और y 7, यानी x 2 यहाँ चलना है, y 7 यानी ऊपर चलना है 7, 1 2 3 4 5 6 और 7,
यहाँ पे आकर के पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इन तीनों बिंदुओं में को दूर तक मिलाना है हमें, और इन तीनों को पूरी सरल रेखा लंबी सारी बनानी है हमें। जब हम इनको जोड़ते हैं सभी को, तो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, उस रेखा, उस बिंदु के प्रतिच्छेद बिंदु, जो बिंदु होगा, प्रतिच्छेद बिंदु होगा, उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो निर्देशांक होगा हमारा जवाब, आंसर। तो जब आप इसको ग्राफ पेपर पे देखेंगे निर्देशांकों को, तो आपको प्राप्त क्या होगा, आप इस अनुसार अगर प्राप्त करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा 5 और 16, 5 और 4, सॉरी 5 और 4। ठीक है, यानी एक 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यानी x बराबर हमारे पास में क्या आएगा, इसके मुताबिक 5 सेंटीमीटर, और y बराबर क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि पैमाना हमने माना था 1 सेंटीमीटर बराबर 4 इकाई, यानी इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में जवाब आया x बराबर 20 और y बराबर 16। तो ये हमारा हो गया मान, x बराबर 20 और y बराबर 16। ठीक है।